अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ असद मलिक डॉन अखबार से और हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल बेंच था। और बेंच के सामने मामला था जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस के अंदर जो जस्टिस वकार मलिक की अदालत थी, वकार सेठ की अदालत थी, उसने उनको सज़ाए मौत दी थी संगीन गद्दारी केस के अंदर। फिर इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन इससे पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी हाई कोर्ट का बेंच जो था, उसने इस सज़ा देने वाली अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। तो आज ये बहुत सारे मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे। एक तो ये था कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील थी उस पर एतराज़ात लगाए गए थे 2020 में 19 में नहीं 20 में 16 जनवरी 2020 को कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब तक सरेंडर नहीं करते उनको अपील का हक़ नहीं मिल सकता है। और उसके ख़िलाफ़ एतराज़ात की एक अपील थी जो कि चैम्बर में उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस पर ऑर्डर दिया कि ये मामलात ओपन कोर्ट के अंदर लगाए जाएं। तो लेकिन 4 साल से फिर जब वो चीफ जस्टिस भी बने, कभी उनके उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया रजिस्ट्रार ऑफिस ने और वो अपील नहीं लगी। जबकि उसके बाद जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पाकिस्तान बार कौंसिल और जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार कौंसिल, हाफिज़ अब्दुल रहमान अंसारी और आसिफ तौफीक वगैरह की उनकी अपीलें भी यहाँ पर थी। तो आज उन अपीलों पर जो है वो नोटिस हो गया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया गया है और अपील का नंबर भी बड़ा मज़े का है। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है, तो उनकी जो अपील थी वो भी ये थी 06/2020 6 नंबर। तो आज 4 रुकनी बेंच जो है वो उसने ये समाअत की और 21 नवंबर तक मज़ीद समाअत जो है मुलतवी कर दी है। और जो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का फ़ैसला था उस पर आज हामिद खान ने कहा कि वो कोरम नॉन जुडिस था, इख्तियारात से तजावुज़ था और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर बैठ के उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। तो इस पर अब नोटिस हो गए हैं सेक्रेटरी दाखिला को भी और सेक्रेटरी कानून को भी। तो जनाब असद मलिक साहब की भी एक स्टोरी है आज, और वो स्टोरी बड़ी दिलचस्प है और वो स्टोरी है शराय दस्तूर के ऊपर जो है वो एक BRT के वाले से BRT कहेंगे ना इसको, शराय दस्तूर की BRT इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग और उसके हवाले से कि किस किस को ठेके दिए गए, कि कितने कितने के, और बड़ा अरबों रुपये खर्च हुआ है इसके ऊपर और AC चलता नहीं है। तो उस पर भी असद मलिक की एक बड़ी अहम स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे। तो मलिक साहब, आज की जो कार्रवाई थी जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से अब क्या कार्रवाई आगे होना है? जी, क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो बेंच था उन्होंने बेसिकली 4 जो है ना वो ऑब्जेक्शन वो नोट किए जो कि सिंध हाई कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने और जो दीगर इसमें दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से थे। उसमें एक तो ये था कि ये कोरम नॉन जुडिस है क्योंकि ये जो अदालत थी, ये लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट, अमीर भट्टी साहब, जी अमीर भट्टी साहब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो कि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, 199 में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ये कहा गया ये नॉन मेंटेनेबल है। फिर इसमें उन्होंने कहा कि ये जो फैसला इसकी सिरे से कोई आईनी कानूनी हैसियत है ही नहीं, ये वॉइड है। एक जो है केस वो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, केस जो है वो हुआ इस्लामाबाद में, ट्रायल इस्लामाबाद में हुआ, फैसला इस्लामाबाद में सुनाया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसने कैसे पूरी अदालत ही गैर आइनी करार दे दी। ये कुछ जो ऑब्जेक्शंस थे उस फैसले के खिलाफ हामिद खान साहब थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन थे, हारून रशीद साहब थे, रशीद रिजवी साहब थे उधर से, और इसके अलावा जो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे सलमान सफदर, इन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए जो है
वो आज की समाज जो है उसमें हिस्सा लिया था। और इसमें जो डायरेक्शन पहले शुरू में तो सलमान सफदर साहब को जब कहा कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लें उनकी फैमिली से, उनके लवाहिकीन से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप इस मामले से बाहर ही रखें, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर जब उन्होंने समाअत आइंदा जुमे के लिए एडजर्न की, तो उस वक्त सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप इसको थोड़ा सा आगे कर दें, मैंने उनसे कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह लेनी है। तो फिर 21 तारीख तक जो है वो उसकी हेयरिंग गई है। 21 तक हेयरिंग है, लेकिन उसके अंदर हसनात ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील थी और उस पर एतराज़ था कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे वो अपील दाखिल नहीं कर सकते हैं, तो उस पर चैम्बर में समाअत हुई उन एतराज़ात के ख़िलाफ़। और वहाँ पर जो सलमान सफदर एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया और शरीयत अपीलेट बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का, कि जो अपील है ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल है, तो इसमें फेयर ट्रायल का भी हक़ है और सारा कुछ है। लेकिन ये एतराज़ात सुनने के बावजूद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक ऑर्डर किया कि इसको ओपन कोर्ट में लगाएं। 4 साल तक एक मुकदमा ओपन कोर्ट के अंदर नहीं लगा, मरने का इंतज़ार कर रहे थे। और इस पे अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि ये जो इनएक्शन ऑफ कोर्ट्स है, इसकी वजह से जो दरख्वास्त गुजार हैं या लिटिगेंट हैं वो क्यों सफ़र करें। जी बिल्कुल, ये तो हाँ था। और उस वक्त हामिद खान भी कहते थे कि गुलजार डॉक्ट्राइन कि केस बड़ा केस है, जो कंट्रोवर्शियल केस है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हो, वो केस लगा हुआ ही नहीं। तो यही हर चीफ जस्टिस की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी तरह उमर अता बंदयाल साहब भी, उन्होंने सियासतदानों के हवाले से केस लगाए, लेकिन जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होता, एक ही मामला था इलेक्शन मैटर जो उन्होंने फ़िक्स किया, जिसको उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा और जो कुछ हुआ। इसके अलावा तो उन्होंने थ्रू आउट उनका कैरियर देखें तो गुलजार साहब ने भी कोई शादी हाल, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट से कुछ, जब बीइंग जज कुछ रिमार्क्स और कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद वो भी खामोश हो गए। तो ये एक कुर्सी चीफ जस्टिस की होती है, इस पर बड़ी ज़िम्मेदारी, इस पर फिर बंदा एक्स्ट्रा केयरफुल होता है, और ये सिलसिला चल रहा है। और वही वजह है। अब इसके बाद, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अब क्यों नहीं किया। अब खुद सब हर एक को पता है कि जी जब हम पावरफुल सर्कल के इंटरेस्ट को छेड़ेंगे तो फिर हमारी कुर्सी को। इसी तरह फैज़ाबाद धरना केस जो सा था, उसके ऊपर रिव्यूज़ भी जो है वो देखिए, भी हर तरफ यही मैं कह रहा हूँ, वो भी 4 साल तक नहीं लगाए गए थे। वही बात है कि 5 साल। बिल्कुल यही बात है कि अब ये है कि कम से कम 2022 अदालतों को अपनी जब मंजी नहीं देखनी चाहिए। वो चैम्बर के अंदर आपके साकिब निसार साहब जो हैं वो पता नहीं किस किस्म के ऑर्डर्स करके चले गए। ये जो अभी परसों केस लगा था टॉप सिटी वाला, ठीक है, देखें बात ये ह्यूमन राइट्स सेल को इन जजों को कोई नहीं पूछेगा ये क्या करते रहे भाई। बिल्कुल यही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि यही चीज़ है, और मौजूदा चीफ जस्टिस से भी उम्मीद यही है कि वो इन चीज़ों में सिलेक्टिव पॉलिसी जो माजी में रही है उसको वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, और वो जो है क्रॉस द बोर्ड जो चीज़ें हैं उनको चलाएंगे, न कि कोई सिलेक्टिव। में तो सुना है वो जो पहले जब पहला दौर चला था ह्यूमन राइट्स सेल का, उसमें ठीक ठाक पैसे भी बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स सेल वालों ने। कितने? कुछ 26 करोड़ का सुना था। नहीं, वो इस तरह की बातें सुनने में आती रहती हैं। अब ह्यूमन राइट्स सेल वाले कौन से किसने, वो तो वो मतीउल्लाह के प्रोग्राम के अंदर थे। वहाँ पे जो जाहिदा रिपोर्ट थी, जाहिदा वो क्या जाहिदा सलीम असलम जो है, उन्होंने एलेज किया था कि जनाब 21 करोड़ रुपए लिए गए। वो तो उस वक्त HR सेल के इंचार्ज थे, टीपू साहब कोई थे, उनसे पूछना चाहिए ना। बच गए था। चीफ जस्टिस साहब थे। नहीं देखें, अब बात ये है कि वो FIA साहब थे। हाँ जी, साकिब FIA की जो रिपोर्ट थी ना, वो आपने नहीं पढ़ी। उसमें साकिब निसार साहब ने एक इंक्वायरी करवाई इनका। नहीं, मैंने छापी है, मुझे नहीं खमियाजा भुगतना पड़ा। मुझे वैसे नोटिस आया था एक उनका FIA वाला, FIA की रिपोर्ट थी। FIA की रिपोर्ट बड़ी मजे की रिपोर्ट है। अच्छा, ट्रिब्यून में खबर छपी, वो बड़ी मजे की खबर, अखबारों में खबर छपी, उनके खिलाफ जी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी, यही जो है ना टॉप सिटी वाले। और क्योंकि साकिब निसार साहब ने मामला ख़त्म कर दिया था, उस रिपोर्ट आई FIA, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा केस तो डिस्पोज ऑफ कर दिया साकिब साहब ने, आपने कैसे रिपोर्ट छाप दी। अब ये है कि अब वो जो ऑर्डर था वो गैर कानूनी करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो गैर कानूनी वो हुआ ये इस तरह के वो तो खैर उन्होंने कहा था कि वो गलत ऑर्डर था। जो FIA की रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि कमर मुइज़ ने जालसाजी से किया है, उसके केस नैब को दें। साकिब निसार साहब ने उसको आखिरी दिन बुलाया है चैम्बर में, और नैब को भेजने के बजाय केस जो है वो उसका क्लोज़ कर दिया, फ़ाइल दाखिल दफ्तर कर दी ह्यूमन राइट्स सेल की। वो हमने भी स्टोरी दी थी, हमें भी नोटिस आया, लेकिन वो भला हो
कि चीफ जस्टिस जो उस वक्त हाई कोर्ट के थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने एक पिटीशन एंटरटेन कर ली और उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जो ह्यूमन राइट्स सेल का आर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है। लेकिन बाद में फिर वो केस वहाँ पे नहीं चल सका क्योंकि उसकी कुछ जुरिस्डिक्शन पिंडी की बनती थी, तो फिर उन्होंने वो केस नहीं चलाया था। तो ये वाला वो लेकिन वो उधर उनके जो टॉप सिटी के वकील हैं वो कहते हैं कि वो जो सेल डीड थी वो बाकायदा अटेस्टेड थी, ब्रेडफोर्ड में कौंसल खाना जो सा था वो उससे होके आई थी। गो के वो जो फोटोकॉपी थी। जायदा असलम जो है वो और तरह के इल्जामात नहीं लगाती जो FIA की रिपोर्ट में है वो उसने कहा था कि ये फोटोकॉपियाँ हैं, फोटोकॉपी पे हिबा और हिबा की थी ना ट्रस्ट डीड, वो जो सॉरी अब वो जो है वो टेक्निकलिटीज को छोड़ दें। आप अब आज के केस की तरफ आ जाए ना, उस पर किस दिन उस वक्त बात करेंगे जब FIA की रिपोर्ट जो है हमारे सामने होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो उस मतलब बड़ी गेमें हैं यार उधर। फिर जब जनरल फैज़ भी आ गए उसके अंदर, फिर साकिब निसार साहब भी आ गए और फिर पता नहीं कौन कौन आ गया उसके अंदर, वो सारी मामले खुल गए हैं ना। प्राइवेट रिटायर्ड जज के खिलाफ एसेट बियॉन्ड मींस का केस हो सकता है ये? क्यों नहीं हो सकता? इधर मेरा judgment ख्याल है जजमेंट है। मुनीब अख्तर साहब की women है, नहीं है, वो कहते हैं नहीं हो सकता। ओहो, 209 में कार्रवाई नहीं हो सकती। 209 में नहीं मैं एक मिनट कयूम सिद्दीकी साहब मैं आपको बताऊं, देखिए जो नैब का कानून है ना NAO, उसमें इन्होंने 1999 में एग्जाम्प्ट किया था आर्म फोर्सेस के बंदों को और जुडिशरी को एग्जाम्प्ट किया था, आपको शायद याद होगा। लेकिन आप ये भी याद है कि बहुत से जनरल्स के ख़िलाफ़ करप्शन की एलिगेशन हुई हैं, एलिगेशन लगी हैं, उनके खिलाफ ट्रायल भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अभी मंसूर अली शाह साहब ने कहा, और फिर ये कि अगर आप पब्लिक कॉरपोरेशन के अंदर हैं तो फिर उनके खिलाफ उस वक्त भी कार्रवाई हो सकती है, नैब कर सकता है जब वो उस ओहदे के ऊपर हों। लेकिन जो आर्म फोर्सेस के अंदर सर्विंग जनरल्स हैं उनके, लेकिन अब जो ये जो सर्विंग जज तो नहीं है ना, अब पता कर सकते हैं ना। अब ये देखें, अब ये बहुत सारे एलिगेशंस हैं। पता नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको, ख़बर मेरे पास भी है एक नकवी साहब वाली। अच्छा, नकवी साहब ने अभी तक वैसे जवाब दाखिल नहीं किया। आज 10 नवंबर थी शोकाज नोटिस का, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने आज नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है जवाब, बल्कि वो कुछ और डॉक्यूमेंट जो है वो मांगते रहे। एनीवेज, आपको तो पता है लास्ट टाइम भी जब नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस था, इन्होंने उस वक्त जिन लोगों के रेफरेंसेस यार ये हर जगह नकवी साहब आ जाते हैं, जिन लोगों के, क्योंकि फैसले आप जिसके पे कर रहे हैं कि जो अपना व्लॉग कर रहे हैं, ये तो नकवी साहब की वजह से है ना जी। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट फैसला दिया नकवी साहब के खिलाफ, जब पहले रेफरेंस था तो इन्होंने मुतासरीन जजेस की जिनके खिलाफ उस वक्त रेफरेंस चल रहे थे, एक यूनियन बनाई हुई थी 6-7 जज, नहीं मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक यूनियन बनाई हुई थी, उसको ये हेड कर रहे थे। जब ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, बाकायदा इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और बड़ी सपोर्ट मिलती थी और इनको ये लीडर बने हुए थे उनके। ये जब इस्लामाबाद आते थे तो यहाँ पे भी 2 जज वो जब जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कलरेबल एक्सरसाइज वाला, आसिफ सईद खोसा थे ये सारे। हाँ, वो कुछ आसिफ सईद को, हाँ बिल्कुल यही सही आपने बात की। वो तो जब ये आते थे ना तो यहाँ पे 2 आसिफ सईद खोसा, वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे, उनको ठहराते थे, सारा खर्चा शर्चा वो इनके ऊपर करते थे। उनका ये ख्याल था क्योंकि ये हमारे लीडर है, ये हमारे लीडर है, ये हम सबको बचाएंगे। इन्होंने अपना जनाब एक ही छक्का मारा है, वो 13 जून 2020 वाला, वो मुशर्रफ वाला। उसके बाद वो सारी रेफरेंस भी खत्म हो गया, रेफरेंस भी खत्म और 13 जनवरी सॉरी 13 जनवरी। आजकल जो मामला चल रहे हैं उसमें जनरल फैज़, मुज़ाहिर नकवी, साकिब निसार, ये सारे भी आ रहे हैं यार। ये क्या कहानी चल रही है, वो तो एक अजीब सी बात है। लेकिन अब वापस आ जाएं आप कभी मुतासरीन आसिफ सईद खोसा ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर देते। मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, इस वाले से आज आपकी एक स्टोरी डॉन में छपी है। पहले तो आपने एक स्टोरी दी, उस पर आपको जो है वो खासी प्रेस रिलीज आई कि जनाब ये आपने क्या गलत खबर दे दी। नहीं उसमें और आज आपने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तामीराती ठेके हैं उस वाले से बड़ी खबर दी। क्या खबर है वो, क्या तफसीलात हैं? एक्सप्लेन कर दूं। वो जो पहले भी था वो उसमें वो एक बेंच था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार रिक्यूज़ उन्होंने किया था। वो मैं जब स्टोरी लिख रहा था थोड़ा मैं उस वक्त कंफ्यूज हो गया, नहीं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो मैंने थोड़ा सा मैं समझा ये एक वही बेंच था, लेकिन वो बेंच दूसरा था जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, रिक्यूज़ किया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। मतलब आप कहते हैं कि ह्यूमन एरर था, लेकिन बहरहाल कुछ यहाँ पे और भी मसाइल थे। यहाँ पे आपको याद होगा इन्होंने जो एक ऑर्डर किया था कि जजेस को घर अलाट किए जाएँ, वो एक पिटीशन आई, एक बेचारी को खातून आई, को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थी, बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिली, वो हाई कोर्ट में आई, उन्होंने पिटीशन की
कि मेरा घर इन्होंने पहले अलाट किया, बाद में कैंसिल कर दिया। पिटीशन ये थी और ये था कि रिक्वेस्ट प्रेयर ये थी कि मुझे घर दोबारा अलाट किया जाए। तो उस पर जनाब यहाँ से आर्डर ये आया कि आपकी प्रेयर कबूल नहीं की जा सकती, पिटीशन डिसमिस। लेकिन डायरेक्शन ये दी गई कि जजों को घर अलाट करें, जजों के लिए नए घर बनाएं और अगले मार्च से पहले उसके फंड अलोकेट कर दें। आप मुझे बताएं, आप इतने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, पिटीशन डिसमिस, बेल ग्रांटेड, और ये आपने जो है ना पिटीशन डिसमिस और बेल ग्रांटेड, ये सो मोटो पावर जो है वो यूज़ की गई थी। खैर बहरहाल चलें, वो तो हमारे उमरता बंदयाल तो साहब ने भी 184.3 के नीचे पहले रिव्यू जो है ना वो उसको ख़त्म किया, फिर उस रिव्यू को ज़िंदा किया और 187 के अंदर 18,000 मुलाज़िमीन बहाल करने का हुक्म दिया। वो तो हमारी अदालतों के इख्तियारात होंगे, वो करते रहते होंगे। इसी तरह मुजाहिद नकवी साहब ने जो है स्पेशल कोर्ट जो है संगीन गद्दारी केस में उसको गैर आईनी करार दे दिया। लेकिन अब ये मामला यहाँ पर पहुँच गया तो बहुत सारी चीज़ें क्या है जी, वो वैसे वो ठेके क्या है, लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उस पर एतराज़ात क्या आए हैं? सर ये एतराज़ात उस पर ना 4 एतराज़ थे, मैंने बल्कि लिखे हुए हैं। कोरम नॉन जुडिस, उसमें उन्होंने लिखा कि ये नो लीगल एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उनकी नहीं थी। जुरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट जो है वो एक्सप्लेन हुई हुई है 1976 के लॉ में। उसमें एक तरीका है कि आप उसको आर्डर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। फिर कोरम नॉन जुडिस था। फिर ये था कि आर्टिकल 199 में आप एक दूसरे शहर की अदालत को का फैसला जो है वो आप आर्टिकल 199 में नहीं कर सकते। जुरिसडिक्शनल बार है। हाँ, इस वजह से वो जो पिटीशन लाहौर लेकिन ये तो एक कोई कानूनी नहीं था, मतलब अगर रिट जुरिसडिक्शन के अंदर और ये सुप्रीम कोर्ट के जो है ना उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए। अच्छा, वहाँ पे 184.3 के इख्तियारात उन्होंने। तो इस पे क्या कहा फिर फाजिल अदालत ने कि मुजाहिद नकवी साहब ने मुशर्रफ को बर्र करने का जो फैसला है जजमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर किया लाहौर हाई कोर्ट ने। जाहिर है बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त वो क्या समझते थे जस्टिस मंसूर, और मज़े की बात यह है कि वो जो फैसला था वो आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच का था। नहीं मलिक साहब आप ये बताएं ना। और जस्टिस मंसूर अली शाह की वो जजमेंट थी जो बिल्कुल इग्नोर कर दी गई। ये है कि अब आज जस्टिस मंसूर अली शाह, अब जैसे अतर मिनल्ला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर सुनते रहे हैं, तो इनको बैठना चाहिए था। अच्छा, एक बात तो ये कि वो किसी और नौयत का सुनते रहे थे। अब ये मामला है कि नौयत मुख्तलिफ है, इसमें कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जो कि वो उधर नहीं, हो। वो दूसरी बात ये है कि जो उनका फैसला है मंसूर अली शाह साहब का, उसके खिलाफ एक रिव्यू भी आया हुआ है। तो रिव्यू भी वो भी जो है ना वो उन ऑथर जज वो हैं, तो वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो बंदे एक केस में पार्टी के वकील होते हैं और फिर आप उसी जज बेंच में बैठ के उनको रिलीफ भी बहुत सारी टेक्निकल रीज़न। एक तो क्वेश्चन ऑफ लॉ मुख्तलिफ है, मामला मुख्तलिफ है, और दूसरी बात यह है कि एक रिव्यू है जो उनके ऑर्डर के ही खिलाफ है, तो वो रिव्यू जज के तौर के ऊपर भी बैठे, तो वो तमाम मामला जो है वो इकट्ठे करके लगा दिए गए। ये भी मुशर्रफ साहब भी मुतासरीन खोसा थे, मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बता, ये आइन जो है वो जब 3 नवंबर 2007 एक बारी तोड़ लिया सी 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना, 11 साल मौज मेले कर लेते सन और पार्लियामेंट ने आपको इंडेमनिटी दे दी थी। 3 नवंबर 2007 के इकदामात को ना तो पार्लियामेंट ने इंडेमनिटी दी और ना ही जिसमें सारे जज घर भेजते सन, जज नज़रबंद कर लेते सन, ठीक है। अब भाई एक दफ़ा तोड़ लिया है, ठीक है, अब बार बार हूँ तो आइन तोड़ते जाओगे। सही सही। अच्छा ये बताएं, उसमें ज़रा आप जब ये जस्टिस फैसल अरब जो थे वो मेरा ख्याल है उन्होंने होल्ड किया कि रियासत के भी फंडामेंटल राइट होते हैं। अच्छा वो मतीउल्लाह जान गया थे। अच्छा अरब से आएगा। वो उन्होंने कहा कि जी डोगर को भी इसमें शामिल करें, शौकत अजीज़ और एक वो ज़ाहिद आमिद को भी करें। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ आया तो आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जब कंप्लेंट एक बंदे के खिलाफ है मुशर्रफ के, तो वो ट्रायल कंक्लूड करें। देखिए वो तो हो गया ना, वो तो इसका लीगल एक्शन होता रहा। ये हुआ कि बंदे चेंज, वकार सेठ को लगाया गया इसको ट्रिब्यूनल का हेड। उसके बाद 300 क्योंकि मुशर्रफ चले गए थे बाहर, तो जजमेंट आई कि जी 342 की स्टेटमेंट के बगैर भी आप जो है वो सज़ा दे सकते हैं क्योंकि ट्रायल कंक्लूड है मुशर्रफ। अच्छा, देखिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी ना हसनान साहब, आप तो ट्रायल नहीं कवर कर रहे थे, मैं और असद मलिक जो है ना ये ट्रायल कवर कर रहे थे। ये फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर, पहले तो ये इधर होता था लाइब्रेरी में, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के हॉल के अंदर,
फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो कमरा गया नंबर था। 6 में ठीक है, हाँ। कोर्ट रूम और जब से। आपको याद है 30 मार्च को जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए थे, उन पर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की खातून जज थी जस्टिस तायरा सफदर। तायरा सफदर, उन्होंने चार्ज फ्रेम किया था। वो आपको ये भी याद है कि जब वो जजेस बाहर निकलने लगे तो जजों को डिटेन कर दिया गया। जज डिटेन उन्होंने थे कहा, और मुशर्रफ accused साहब जा जा रहे रहे ने तो उन्होंने दी मूवमेंट है, आप बैठे। वो खबर भी मेरी छपी हुई याद है ना। अच्छा वो जो है फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ चार्ज फ्रेम हुआ। फिर उसके बाद फ़रोग नसीम और अनवर मंसूर ख़ान की जो इनकी टीम थी, शरीफुद्दीन पीरज़ादा की, उसके बाद जो अकरम शेख साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, प्रोसिक्यूटर थे इस केस के अंदर, उन्होंने एविडेंस लेके इन्होंने उस एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन किया। फिर कहते हैं ये ट्रायल इन एब्सेंशिया, ये कैसे हो सकता है? और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गया। नहीं, वो 342 की स्टेटमेंट था ना कि जी वो उनका जो स्टेटमेंट वहाँ पे उन्होंने दिया था, उसके बाद वो 342 का स्टेटमेंट ही कंसीडर देखिए होगा। 342 का जो स्टेटमेंट है ना जी, वो इस वजह से होता है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस आ गए हैं। ये जब सारे सबूत सामने आ जाते हैं ना अदालत में, सब लोगों ने गवाहियाँ वगैरह दे देते हैं, तो उस वक्त ये एक अक्यूज़ को एक मौका फराम किया जाता है कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये सबूत आया है, आप कुछ कहना चाहते हैं। अब एक बंदा नहीं कहना चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती तो नहीं उसको कह सकते कि अब ये नहीं हो सकता कि 342 का बयान नहीं दिया, लिहाजा आप जो वैसा एविडेंस नहीं हम ले देंगे। हुई है उस पर क्रॉस एग्जामिन हुआ है और आप उसके अंदर गिल्टी पाए गए, अब आप एक बहाना बना एक और के आज तो ये कहें जी देखा ट्रायल आपने, मुकम्मल नहीं हुआ। क़य्यूम साहब, ये भी था कि कंटेंशन वकीलों की कि जी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हाई कोर्ट के जजेस ने डिस्कार्ड किए, तो क्या इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस भी हैं कि अगर हाई ये कोर्ट जुडिशल मिसकॉन्डक्ट, मेरा ख्याल है कि जुडिशल मिसकॉन्डक्ट बनता है, मेरा तो यही ख्याल है। आप क्या तभी कहते हैं? देखें आज यार तू मैनू ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ दूसरे पासे ले गए, नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दी कहानी अच्छा, सुनने वो दियो। कहानी थी, अच्छा वो कहानी थी जड़ी है ना, वो मैं आपको बता रहा था हाँ कि ये जो हाई कोर्ट है ना जी, अगर आप इसको देखें, ये पाकिस्तान की महंगी तरीन बिल्डिंग है। बिल्कुल, कैसे? पर स्क्वायर फुट अगर आप इसका हिसाब लगाएं ना, हाँ। ये 10 अरब रुपये में बनी है। ओए होए होए। ये पता और नहीं- मुझे याद है जब तसद्दुक जिलानी के दौर के अंदर जब ये शुरू हुई थी, तो उस वक्त इसका एस्टीमेट तो बहुत कम था। उस वक्त वो 2.5-3 अरब रुपए का था, लेकिन वो करते 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 ये 10 अरब में मुकम्मल हुई। और उसकी हालत देखें, दीवार एक गिर गई। वो तो खोसा साहब अगर लिफ्ट में ना फंसते ना, तो वो खोसा साहब फंसे ना लिफ्ट में इमरान खान के केस में, तब थोड़ी सी हाइप हुई है। उसके बाद थोड़ी सी इंक्वायरी वगैरह हुई है, क्योंकि इंक्वायरी यहाँ पे नहीं हुई। अभी जो रिसेंट जो अभी आज जो मैंने स्टोरी दी, वो तो इतनी ख़तरनाक है कि ये जो कंपनी थी हबीब रफ़ीक को ठेका मिला था। अब एक साथ इन्होंने बनाया फैसिलिटेशन सेंटर, लीगल फैसिलिटेशन तो सेंटर। किसने ठेका दिया? वो तो PWD ने दिया था। अच्छा, तो वो तो कोई लेकिन ये भी तो होता है ना कि कोई ना कोई जज हाँ, जो है वो जज उसको हैं, मॉनिटर मोहसिन अख्तर करता क्यारी है। साहब हैं, वो बिल्डिंग के इंचार्ज हैं। अच्छा। लेकिन वो ठेकों शेकों में तो मेरे ख्याल में ये तो ठेका पहले नहीं, ये 2022 का ठेका है जो अभी मिला है। अच्छा, ये 2022 में 2022 का। अच्छा, उसमें ये हुआ ना जी सिद्दीकी साहब के, वो जो कंपनी है हबीब रफ़ीक, PWD को ठेका मिल हबीब गया। रफ़ीक- PWD ही क्योंकि नहीं बिल्डिंग का हबीब मामला देखती है। रफ़ीक को ठेका मिला था पहला हाँ। मेन बिल्डिंग का। अब वो जो नया ठेका उन्होंने दिया लीगल फैसिलिटेशन, वो तकरीबन 4 अरब रुपए का, वो भी हबीब रफ़ीक लेना चाह रही थी, लेकिन टेक्निकली आप उसको दे नहीं सकते थे, एक जगह के 2 ठेके आप नहीं दे सकते थे। तो एक डमी कंपनी थी सिटी बिल्डर्स, अच्छा, उसको, जो कि हबीब रफ़ीक की प्रॉक्सी कंपनी है, उनकी अपनी, जैसे बड़ी कंपनियों ने छोटी छोटी डमी बनाई होती हैं, वो डमी कंपनी थी जो कि रजिस्टर, जिसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी इंजीनियरिंग काउंसिल से। 3 महीने पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई और साथ में जनाब फिर वो ठेका ले लिया। और उसमें उनके जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, उसके ऊपर फिर एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई PWD में। तो इंक्वायरी की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिया ना कि हमने ये काम, वो बोगस है। इन्होंने जो अर्नेस्ट मनी दी है, जो एक, तो ये ठेका वो देने से fake पहले है। नहीं चेक करते काम? ये तो पहले चेक करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। किसकी जिम्मेदारी ये होती है? मिली भगत थी ये सारों की, जो यहाँ पे इंचार्ज भी थे और जो सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे थे, PWD थे और PWD भी थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देखें कि इस तरह कैसे हो सकता है कि आपको पता है कि ऊपर जनाब 7-8 बड़े एमिनेंट जो है बड़े जजेस बैठे हुए हैं, फाजिल जजेस साहबान हैं, तो आप नीचे इस तरह से कैसे मतलब कनामस करके मतलब ये बहुत ही अजीब व गरीब सी बात है कि एक ऐसा ठेका एक चराग ऐसी तो बोगस दे मेरा। कंपनी को दिया गया, और उस बोगस कंपनी को कितना 4 अरब रुपए का 4 ठेका अरब दिया रुपए गया। का। और बिल्डिंग की हालत ये है। बिल्डिंग की हालत नहीं, ये बिल्डिंग बन गई है, वो साथ वो बना रहे हैं, लायर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसमें लीगल फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें वो वहाँ पे एक कोई यहाँ पे आए थे कोई PWD वाले, एक कोई बंदा था, उसने कहा जी कि उसने पिटिशन की है बेसिकली, उसने कहा कि आप इसको रोकें, और वो पिटिशन 6 नवंबर की हुई है, अभी तक उस पर वो हाई कोर्ट में नहीं लगी, नंबर ही नहीं लगा, उस नहीं नंबर लगा है।
तो जनाब ये नंबर ना लग के मुकदमात ज़ेर समात रहते हैं और फिर इसी तरह से ऐसे मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। तो असद मलिक का साहब की ये स्टोरी के 4 अरब ब्रेका कंस्ट्रक्शन का ठेका जो है वो एक ऐसी कंपनी को दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग की एक्सटेंशन का, जो कंपनी एलिजिडली एक बोगस कंपनी असी मुशर्रफ न ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसमें भी ज़रा आपने वो पूरा केस नहीं बताया कि ये जो केस फिक्स हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि अगर फैसला आ जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशन को डिस्कार्ड किया है। देखें लाहौर हाई पर कोर्ट आए ना, लाहौर हाई मलिक कोर्ट साहब, का अगर देखें, फैसला कलदम होता है वो- तो जाहिर है फिर अपील जो है वो जो स्पेशल कोर्ट है उसका फैसला वो हो बहाल हो जाएगा। गया देखें, लेकिन और जुडिशल उस फैसले के खिलाफ अपील को नंबर लग नहीं, चुका है। असल में देखें ये जो ये देखें ये था संगीन गद्दारी का केस था। इसमें जो वकार सेठ साहब ने अपनी जजमेंट में रेफरेंस दिया था वो क्रॉमवेल का दिया था, वो पोस्ट ह्यूमस ट्रायल हुआ था। अब ये भी आप समझें कि क्योंकि अपील जो है इट इज़ कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रायल, तो आप समझें कि ये पोस्ट ह्यूमस ट्रायल होगा जनरल मुशर्रफ का, पाकिस्तान में किसी मिलिट्री डिक्टेटर का पोस्ट ह्यूमस ट्रायल और ये होगा। डेटर्स बन रहा है कि आइंदा, ताकि कोई ऐसे पता नहीं हमें है। बनना भी चाहिए, क्योंकि देखें अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई कर दिया, आप रिटायर हो गए या फोत हो गए, तो वो जो आपने संगीन आइन अभी को आप बैठ के यहाँ पामाल नतीजे किया। ना निकालें। अब ये तो आप नहीं, एक लेकिन ये मफरूजाती बताएं कि गुफ्तगू यूं कर साहब रहे 4 हैं। साल केस नहीं लगा, उन जजेस का क्या होगा? या जो मैं आप तो कह पहले रहे- आपसे बात कर चुका हूँ कि जनाब ये क्या वैसे क्यों सफ़र बात किया। सुने, जो वो क्रॉमवेल चाहिए। वाला केस था ना, हाँ। जो वकार सेठ साहब ने जो दिया था, नस्मा उसमें टावर कुछ गिरा चीज़ें गए। उसमें उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें दी भी नहीं थी। उसमें ये था कि वो जो जजेस जिन्होंने क्रॉमवेल के फैसले की में। तौसीक दी थी हक में, और जो प्रोसिक्यूशन के जो जूरी के लोग थे उन सब का ट्रायल हुआ था, उनमें मर गए थे, उनको भी जनाब कब्रों का ट्रायल हुआ था यूं उनका। साहब सुन तो लें ये फिर। जिन जजों ने उसको फायदा सुन दिया- लें, मुझे तो अच्छा, लगता मैं है की सुनना, चीज़ें उस तरफ ही जाएंगी मतलब मैं क्या सुन लूँ बताएं कि ना। सुप्रीम कोर्ट अपना एहतसाब करने नहीं करेगी और सिर्फ मुशर्रफ को ट्राई करेगी और उस कहेगी कि ठीक आप है ये जी, कह रहे हैं कि वो जज साहबान जिन्होंने ये गलत फैसले दिए हैं, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी हैं, नहीं, मैं- नहीं, अब वो नहीं, है। जिन्होंने उस वक्त तौसीक अपना- भी की है, डोगर साहब भी थे, वो और सारे फिर वो साथ तो में मार्शल लॉ नहीं, की नहीं, तौसीक मैं- वाले, वो वो तो देखें- यार आप दूसरी वो तरफ तो चले गए यार। देखिए, 4 साल में एक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, इसका बताएं किस वजह से नहीं हुआ? भाई नहीं लगा ना, क्यों नहीं लगा? 2 चीफ जस्टिस आए, आप 19 के बाद से आप देख लें, अच्छा, ठीक है ना, 20 के बाद से आए, गुलजार साहब आए और उमरता बंदयाल साहब को तो अपना अच्छा, ऑर्डर अगर ये था, जजमेंट और फिर उसके बाद इसका मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो चीफ अच्छा, जस्टिस के ये कंट्रोल में नहीं स्पेशल था, कोर्ट की और जजमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो रजिस्ट्रार लगाए जाते रहे थे डीएमजी अफसर लाए जाते सन। हाँ, ठीक है ना, कंट्रोल फिर रहा। अच्छा, ये बताएं कि स्पेशल कोर्ट का जजमेंट अगर अपहेल्ड होता है तो बेगम साहिबा मुशर्रफ की जो पेंशन है या जो एजाज़ात उनको मिले हैं मुशर्रफ साहब को, वो वापस नहीं हो जाएंगे कन्विक्टेड आदमी की? किस कभी तरह हो ही आप- नहीं सकते। नहीं, वो तो हो जाएंगे वापस। हाँ, वो तो हो ऐसा ज़ात क्यों नहीं वापस होंगे चले, जब मेरा ख्याल आप बहुत लंबा कर दिया आपने जो है ना, मेरा ख्याल है मैं इसको जो है ना हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। देखते हैं कि अभी तो ये मफरूज़ों के ऊपर मबनी थी, अभी ये होगा तो ये हो सकता है, वो होगा तो ये होगा, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ की अपील को नंबर लग गया है, यानी कि वो अपील अब सुनी जाएगी। और दूसरा ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी मुजाहिर नकवी साहब की, उस पर जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलेंगी। आया परवेज़ मुशर्रफ के लवाहकीन इस मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंग टाइम्स। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक्यूएस लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।